रहे हैं नेशन व्यू बीना त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं देश और दुनिया की हर उस खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार, उसके हर पक्ष पहलू के आपके सम्मुख रखते हैं ताकि आप खबर पर बना सके अपना सटीक और निष्पक्ष व्यू नेशन व्यू में। तो सबसे पहले बात महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों की, जिनसे अब तस्वीर जो है साफ हो चुकी है। बीजेपी की बल्ले बल्ले साफ नजर आती है। मुंबई और ठाणे में जरूर शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, लेकिन अगर फायदे की बात करें तो शिवसेना को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। अगर इसमें असली विजेता कोई बनकर उभरा है तो वो 82 सीटों के साथ बीजेपी है। बीजेपी वाले खुश हैं, शिवसेना वाले जश्न मना रहे हैं। ये बीएमसी चुनाव का इफेक्ट है, जहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है शिवसेना, तो बीजेपी ने भी बड़ी कामयाबी पाई है। पहली बार बीएमसी में बीजेपी ने 50 के आंकड़े को पार कर दिया है और शिवसेना इसलिए खुश है क्योंकि अकेले चलकर भी वो बड़ा भाई बनकर सामने आई है। बीएमसी में शिवसेना नंबर 1 है और महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत मिली है। मैं महाराष्ट्र की तमाम जनता का अभिनंदन करना चाहता हूं। मुंबई की महानगर पालिका में बहुत बड़ी विजय हमको प्राप्त हुई है और करीब 81 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पाई है। इससे पहले हम 31 सीटों पर चुनकर आए थे और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत बड़ी क्वांटम जंप जिसको कह सकते हैं वो हमने ली है। पूरे महाराष्ट्र में कमल की छाप साफ नजर आ रही है। बीएमसी में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी है, तो वहीं बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले नागपुर में भी बीजेपी का जलवा कायम है। नागपुर में ही संघ का मुख्यालय है और यहां भी कमल खिला है, जबकि पुणे की 162 सीटों पर भी कमल की छाप साफ नजर आती है। उल्लासनगर के 78 सीटों पर भी बीजेपी ने पहले से करीब 3 गुना ज्यादा सीटों पर कामयाबी पाई है। नासिक की 122 सीटों पर भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आई, जबकि पिछली बार उसे सिर्फ 14 सीटें मिली थी। अपने गढ़ ठाणे में शिवसेना का जलवा कायम है, लेकिन पिछली बार 8 सीटें जीतने वाली बीजेपी यहां दोगुनी कामयाबी पाती दिखी। अकोला की 80 सीटें भी कमल के रंग में रंगती दिखी। पिछली बार 18 सीटें जीतने वाली बीजेपी की बढ़त यहां साफ नजर आती है। अमरावती की 87 सीटों में से पिछली बार 7 सीटें जीतने वाली बीजेपी यहां पे भी बाजी पलटती दिखी। सोलापुर की 102 सीटों में बीजेपी ने 2012 में महज 26 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उसकी कामयाबी कहीं ज्यादा है। जबकि 2012 में पिंपरी चिंचवाड़ की 128 में से 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी की जीत इस बार कहीं बड़ी है। जाहिर है बीजेपी की कामयाबी ने उसके नेताओं में नया जोश भर दिया है और सब एक सुर में कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस अग्नि परीक्षा में सफल रहे हैं। और भाजपा की मुंबई की 40 की औकात नहीं, ये कहने वालों को मुंबई के मतदाताओं ने जोरदार चपड़ा चांटा लगाया है। और बाकी भी जिला पंचायत इसमें सब जगह पर जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के कब्जे में थी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती है। थाना में भी हमको अच्छा मिला है। मुंबई में हम 35 से मेजोरिटी तक जाना बहुत कठिन था, पर मुंबई के कार्यकर्ताओं ने भी और बहुत अच्छे लड़ाई लड़ी है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में सबसे तगड़ा झटका किसी पार्टी को लगा है तो वो है एनसीपी और कांग्रेस, जबकि बीएमसी की कामयाबी शिवसेना के लिए संजीवनी से कम नहीं है और अब शायद इसी को ताकत बनाकर पार्टी महाराष्ट्र में खोई जमीन तलाशने की कोशिश करेगी। बीएमसी चुनाव में शिवसेना और बीजेपी इन दोनों ही पार्टियों की साख दांव पे लगी हुई थी। एक अच्छे प्रदर्शन के बावजूद ये दोनों ही पार्टियां मंजिल से थोड़ी दूर रह गई हैं। बावजूद इसके पिछले बार की 31 सीट की तुलना में अब की बार 82 सीटें लाकर बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि राज्य में अभी भी बीजेपी की लहर कायम है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो लहर तो कायम है। फडणवीस भी एक वैक्यूम भरते हुए नजर आ रहे हैं, जो बीजेपी के लिए नेताओं की कमी के तौर पर महाराष्ट्र में खड़ा हो गया था। यहां जीत भी है, जश्न भी है और आगे जंग भी नजर आती है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों में वैसे तो बीजेपी और शिवसेना दोनों के लिए मुस्कुराने की वजह है, तो दोनों जगह पटाखे भी फूट रहे हैं, लेकिन इस जश्न के बीत जाने के बाद क्या होगा ये देखना होगा। और साथ ही साथ ये सवाल भी है कि क्या महाराष्ट्र का जनादेश उत्तर प्रदेश भी सुनाएगा और क्या इस जनादेश का उत्तर प्रदेश के बचे हुए चरणों पर कोई असर हो सकता है।
आपको क्यों जल्दी है इतनी? थोड़ी देर पहले अभी थोड़ा मुंह तो मीठा करिए। ये तो कोर कमेटी तय कर सकती है, ये अधिकार मेरा नहीं है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों में जीत भी है, जश्न भी और जंग भी। नतीजों से साफ है कि बीजेपी शिवसेना में बड़ा भाई कौन, ये अब भी बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि बीएमसी में बेशक शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन मुंबई ने मानो ये पैगाम दे दिया है कि हाथ तो मिलाना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि उद्धव फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहते। आपको क्यों जल्दी है इतनी? थोड़ी देर पहले अभी थोड़ा मुंह तो मीठा करिए। हमारी पार्टी नंबर 1 की पार्टी है मुंबई में, और जो मैंने बात कही, कुछ हमारे प्रत्याशी तो कितने 7 वोटों से, 15 वोटों से, ऐसे वोटों से हारे हैं। क्या उस पर विचार कर रहे हैं या करेंगे? नहीं, अभी उद्धव अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं और शिव सैनिकों को उद्धव के फैसले का इंतजार है। जाहिर है मातोश्री का अरमान ही शिव सैनिकों के लिए फरमान है, इसीलिए वो उद्धव की ओर नजर गड़ाए बैठे हैं। जनादेश में जो तस्वीर उभर कर सामने आई है, उससे एक बात साफ है कि बीजेपी के लिए फिलहाल सबसे बड़ा विपक्ष शिवसेना है। और सवाल यही है कि उद्धव सत्ता के साथ रहेंगे या फिर सत्ता छोड़कर जमीन पर जंग करेंगे। मुश्किल बीजेपी के लिए भी कम नहीं है। बीजेपी जानती है कि फिलहाल दोस्ती हो भी जाए तो भी चुनाव के वक्त सियासी दुश्मनी फिर सामने आ जाएगी। तो क्या बीजेपी इस नए विपक्ष यानी शिवसेना से मुकाबला करेगी या फिर उसे साथ लेकर नए समीकरण गढ़ेगी? मुश्किल बड़ी है, इसलिए बीजेपी भी सब कुछ ठोक पीट कर ही देख लेना चाहती है। ये तो कोर कमेटी तय कर सकती है, यह अधिकार मेरा नहीं है। कोर कमेटी के सामने प्रपोजल जाएगा, कोर कमेटी उस पर विचार करेगी, कौन से निर्णय लेने हैं, क्या ऑप्शन हमारे सामने है, इसका विचार हमारी कोर कमेटी करेगी। वैसे तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सियासत बिल्कुल अलग है, लेकिन इस जनादेश में बहुत कुछ छिपा नजर आता है। बीजेपी को लगता है कि नोटबंदी के बाद हर निकाय चुनाव में मिली कामयाबी फैसले के पास हो जाने के संकेत हैं। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी का कमल निकाय चुनाव में खिला है, उससे पार्टी के नेता गदगद हैं। पर सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र का जनादेश उत्तर प्रदेश भी सुन रहा है? मुंबई से सुभाष शिर्के के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, ये जनादेश कम से कम ये बात तो कहता है कि बीजेपी की लहर जो है महाराष्ट्र में अभी भी कायम है। साथ ही साथ ये बात भी कहता है कि शिवसेना ने पकड़ तो बनाई हुई है, उसको कुछ सीटों का फायदा भी हुआ है, लेकिन बीजेपी अब बिग ब्रदर की भूमिका में महाराष्ट्र में नजर आ रही है। 10 में से जो 8 शहर हैं उनमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो जो 8 जो निकाय हैं उनमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शिवसेना 10 में से 2 शहरों में नंबर 1 पार्टी बनी है। और अगर मुंबई की बात करें तो बस 2 सीटों का फासला रह गया था। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है। सभी 10 शहरों में खस्ता हाल है। एनसीपी 3 शहरों में दूसरे स्थान पर रही है। वो संतोष जरूर कर सकती है, लेकिन स्थिति उसकी भी अच्छी नहीं है। एमएनएस की बात करें तो राज ठाकरे की पूरी राजनीति ही सिफर होती हुई नजर आती है। सिर्फ 2 शहरों में एमएनएस अपना खाता खोल पाई है, तो राज ठाकरे इस सब के बीच में कहीं ना कहीं गुम होते नजर आ रहे हैं। बहरहाल बीएमसी समेत महाराष्ट्र के दूसरे जो निकाय चुनाव हैं उसमें भी बीजेपी की धमक ने एक और संदेश दिया है। संदेश देश की राजनीति में ब्रांड मोदी के वजूद को विरोधियों ने लाख दलील दी। नोटबंदी को लेकर सियासी हल्ला भी जमकर बोला। हालांकि निकाय चुनाव थे, लेकिन नोटबंदी का मुद्दा हावी रहा था। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह कमल खिला, उसने साबित कर दिया कि ब्रांड मोदी की वैल्यू अभी भी जस की तस है। नोटबंदी मोदी सरकार का वो बड़ा फैसला जिसकी जद में पूरा देश था। नोटबंदी के चलते लोगों को कतारों में खड़ा होना पड़ा, अपने ही पैसे के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी और कई हलकों में ये कहा गया कि नोटबंदी बीजेपी समेत प्रधानमंत्री मोदी के सियासी कद पर असर डाल सकती है। लेकिन बीएमसी चुनाव के नतीजे इन आकलन से जुदा नजर आए। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। देश की तकरीबन हर आर्थिक गतिविधि और आर्थिक फैसलों के केंद्र में मुंबई भी होती है। तो माना जा रहा था कि नोटबंदी में हुई परेशानी का असर बीएमसी चुनाव में जनता के मत में नजर आएगा। लेकिन ये असर नेगेटिव न होकर बीजेपी के लिए पॉजिटिव साबित हुआ। और ये भी साबित हुआ कि देश की आर्थिक राजधानी में मोदी की नोटबंदी बीजेपी के लिए एक वरदान साबित हुई। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियों को दिया। पारदर्शी प्रामाणिक
राजकारण चालू केलं आहे, विश्वासाचं जे राजकारण चालू केलं आहे, त्या पारदर्शी प्रामाणिकतेवर, त्या विश्वासावर प्रचंड मोठा कौल महाराष्ट्रातल्या जनतेनं दिला. मी त्यांचे अतिशय मनपूर्वक आभार मानतो. बीएमसी के इन नतीजों ने एक और इशारा दिया। इशारा ये कि महाराष्ट्र में सियासत की धुरियां बदल रही हैं। महाराष्ट्र में अब तक कॉरपोरेशन के चुनाव में मराठा वोट बैंक एक बड़ा मुद्दा होता था, जिसे तकरीबन हर पार्टी उठाती थी। लेकिन इस बार मराठा वोट की राजनीति उतनी कारगर साबित नहीं हुई जितने दूसरे मुद्दे थे। 2.5 वर्षों में देवेंद्र फडणवीस जी ने इतनी बढ़िया सरकार चलाई है, उसका परिणाम है कि महाराष्ट्र की जनता ने ऐतिहासिक विजय दी है भाजपा को। मुंबई की जनता ने सिद्ध कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में मुद्दों का बदलना इसी तरफ इशारा करता है कि आने वाली सियासत में अपना प्रदर्शन बरकरार रखने के लिए बीजेपी और शिवसेना को जनता से जुड़े असली मुद्दों को ही केंद्र में रखना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के बाकी निकाय चुनावों की अगर बात करें तो वहां राजनीति के नए समीकरण तय किए गए हैं और एक बड़ा पैगाम मिला है। पैगाम ये कि महाराष्ट्र की जनता के बीच मराठा के नाम पर राजनीति करने वाले राज ठाकरे का सियासी वजूद और कद लगातार कम होता जा रहा है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को इस चुनाव में अपने भविष्य के लिए चेतावनी जरूर सुनाई दी गई होगी कि अगर महाराष्ट्र के कल में अपना सियासी वजूद बनाए रखना है तो एमएनएस को अपनी सोच में बड़े स्तर पर बदलाव करना होगा। राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति का वो चेहरा जिसका आगाज बाला साहब ठाकरे का विकल्प माना जा रहा था। मराठी मानुस के नाम पर सियासत कर राजनीति में कदम रखने वाली राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को बीएमसी चुनाव ने आईना दिखा दिया। बीएमसी चुनाव 2012 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 28 सीट हासिल हुई थी। माना जा रहा था कि 2012 से एमएनएस सियासत में नई सीढ़ियां चढ़ेगी, लेकिन 2017 में उल्टा हो गया। इस बीएमसी चुनाव में एमएनएस अपने पिछले प्रदर्शन के मुकाबले सिर्फ 25% सीटें हासिल कर पाई। मुंबई के साथ ही साथ दूसरे निकाय चुनाव में भी एमएनएस के हाथ कुछ खास नहीं लगा। खासकर नागपुर और नासिक जैसे जिन क्षेत्रों को मराठा बेल्ट कहा जाता है, वहां भी एमएनएस के मराठी मानुसदाओं का असर नहीं हुआ और एमएनएस को हर जगह मुंह की खानी पड़ी। इन सभी क्षेत्रों में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई, जिसका सीधा मतलब था कि अब मराठा नाम पर राजनीति की शक्ल और सूरत का मिजाज बदलता जा रहा है और अगर अब राज ठाकरे को अपना सियासी वजूद बरकरार रखना है तो एमएनएस को अपनी रणनीति बदलनी होगी। चुनाव से पहले एमएनएस और शिवसेना के साथ आने के संकेत मिले थे और अगर ऐसा होता तभी दोनों पार्टियों के लिए आगे बढ़ पाना मुमकिन होता। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के सामने अब एक बड़ा सियासी विरोधी खड़ा है बीजेपी की शक्ल में। जिस तरह से बीजेपी ने लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में अपना कद बढ़ाया है, वो इसी तरफ इशारा करता है। अगर एमएनएस और शिवसेना एक साथ नहीं हुए तो 2019 के विधानसभा का रण जहां शिवसेना के लिए मुश्किल साबित होगा, तो वहीं एमएनएस के लिए आखिरी लड़ाई भी साबित हो सकता है। नासिक में सत्ता के दौरान किए गए कामों को राज ठाकरे ने लगभग सभी सभाओं और रैलियों में भुनाने की कोशिश की। बावजूद इसके एमएनएस महज 10 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब देखना ये होगा कि एमएनएस शिवसेना या बीजेपी को समर्थन देती है या फिर विपक्ष में ही बैठना पसंद करती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और महाराष्ट्र के रण के बाद अब बात यूपी के दंगल की, जहां बयानबाजियों का दौर जारी है। गधे पर बयानबाजी जोर पकड़ती नजर आ रही है। गुजरात के गधों वाली ऐड पर यूपी के सीएम अखिलेश के बयान के बाद इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा है कि जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। हैरान हूं अखिलेश जी, मोदी पे हमला करो समझ सकता, भाजपा पे हमला करो समझ सकता, लेकिन बेचारे गधे के ऊपर। यूपी के चुनाव में गुजरात के गधों पर गुत्थम गुत्था हो रही है।
गधे के नाम पर सियासी दिग्गजों में जंग छिड़ी है। उत्तर प्रदेश के चुनावी जंग में गुजरात के गधों का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में छाया है। अखिलेश ने एक विज्ञापन के जरिए पीएम मोदी पर तंज कसा, तो अब पीएम मोदी ने भी अपने ही अंदाज में अखिलेश यादव को जवाब दिया है। गधा भी हमें प्रेरणा देता है। भाइयों बहनों, गधा कितना ही बीमार हो, कितना ही खाली पेट हो, कितना ही थका हुआ हो, लेकिन मालिक अगर उस पर से काम लेता है तो सहन करता हुआ भी अपने मालिक का दिया काम पूरा करके रहता है। किसने सोचा था कि देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के चुनाव प्रचार में शिक्षा, रोजगार और अपराध के बीच इन गधों पर बातें होने लगेंगी। एक ऐसा गधा जो सारे गधों का नाम रोशन कर रहा है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने सबसे पहले इन गधों का जिक्र अपनी चुनावी रैली में किया। हालांकि अखिलेश ने गधों के विज्ञापन के बहाने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जिक्र किया, लेकिन जाहिर है कि उनका निशाना पीएम मोदी थे। मगर यूपी में दिया गया ये बयान गुजरात तक पहुंच गया। अखिलेश यादव ने गधों के विज्ञापन के बहाने चुटकी ली तो गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने इसे अमिताभ बच्चन के साथ साथ गुजरातियों का भी अपमान करार दिया। हमारे साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा, क्या एक गधे का विज्ञापन आता है। बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। उनके प्रति बहुत सम्मान है, उसके बारे में ऐसा बोलना कोई रिलेवेंट भी नहीं था, उचित भी नहीं था। और दूसरा, गुजरात के गधों का कैंपेन, ये पूरा गुजरात का अपमान है, समग्र विश्व में बसे हुए गुजरातियों का अपमान है। तो ये थी देश और दुनिया की हर खबर हर पहलू के साथ नेशन व्यू में। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।